नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DBSC एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफार्म में। मैं हूं बालेंद्र सिंह। दोस्तों, हम लोग स्पीडी की बुक कवर कर रहे हैं 2021 की। तो इसमें आज हम कवर करेंगे जनगणना से संबंधित जो भी जानकारियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जवाब रहेगा आपका 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 246 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का, यानी कि संघ सूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में है आपका जनगणना विषय। जनगणना की अवधि क्या होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या जननांकी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। यानी कि जब से जनगणना शुरू हुई है तब से देखा जाए तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं है देश की, और स्वतंत्र भारत की, भारत के आज़ाद होने के बाद ये 7वें नंबर की जनगणना है हमारी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसके अंतर्गत कुल 29 क्वेश्चंस थे। जनगणना का शुभांकर प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? डब्ल्यू प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपालास्वामी। R.A. गोपालास्वामी ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। 1949 से 53 इनका कार्यकाल था। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? श्री सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली ये आपके 2011 के जनगणना के आयुक्त थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी आपकी 1931 में, 1931 में हुई थी आपकी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यह है आपकी 121.8 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है लगभग 17.5%, 17.5% लगभग विश्व जनसंख्या का भाग है भारत में। भारत में पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो कितनी पुरुष जनसंख्या है? 62.32 करोड़, यानी कि टोटल जनसंख्या का 51.47%। और महिला जनसंख्या कितनी है आपकी? 58.75 करोड़। महिला जनसंख्या है आपकी 58.75 करोड़, जो कि 48.53% है कुल जनसंख्या का। भारत की दशकीय वृद्धि दर, यानी कि हर 10 साल में कितनी वृद्धि हो जाती है? तो लगभग 17.7% की 10 साल में वृद्धि जनगणना में हो जाती है। भारत की 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर आपका 80.9% है और महिला साक्षरता दर आपका है 64.6%। भारत में लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है?
1084 है और ये है आपका केरल में। न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का है, जिसमें 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के बीच में। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात है आपका पुदुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात है आपका दमन व दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो ये आपका बिहार में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश का है, 17 लोग प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 17 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली का है और न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व आपका है अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और न्यूनतम जनसंख्या आपकी सिक्किम की है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या आपकी दिल्ली की है और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या आपकी लक्षद्वीप की है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वो है आपका नागालैंड। यानी कि आपने देखा कि लगभग हर 10 साल में 17.7% जनसंख्या बढ़ जाती है, लेकिन भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है जहां पे जनसंख्या घटी है। केरल की सर्वाधिक साक्षरता आपने देखा 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार की है 61.8%। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपका केरल और न्यूनतम साक्षरता है आपके बिहार की। केरल में है 94% और बिहार की है 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी बिहार की है 51.5% महिलाएं ही केवल शिक्षित हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता है लक्षद्वीप की। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता है आपकी दादर नगर हवेली की। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? महाराष्ट्र में ठाणे आपका सबसे बड़ा जिला है। यानी कि आपका पूरे भारत देश में अगर पूछता है कि पूरे भारत देश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो होगा आपका ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे छोटा जिला है आपका दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें लगभग 75 जिले आते हैं आपके। भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जिनको पढ़ेंगे यहाँ पे। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9, जिसमें से 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं और 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। यानी कि स्थलीय पड़ोसी देश वो हैं जो स्थल सीमा से बाउंड्री बनाते हैं और जो जल सीमा से बाउंड्री बनाते हैं वो है आपके 2 जलीय पड़ोसी देश। यानी कि टोटल 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। स्थलीय सीमा से लगने वाले 7 पड़ोसी देश ये आपके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 ऐसे देश हैं जो कि स्थलीय सीमा से बाउंड्री बनाते हैं। जलीय सीमा से बाउंड्री बनाने वाले 2 ऐसे देश हैं श्रीलंका और मालदीव, और इनकी स्थिति है हिंद महासागर में। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश, यानी कि ऐसे पड़ोसी देश जो कि जल से भी और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं, वो 3 ऐसे देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अभी तक आपने देखा कि 7 ऐसे देश हैं जो स्थल से सीमा बनाते हैं और 2 जल से सीमा बनाते हैं। यानी कि टोटल 9 पड़ोसी देश देखा आपने। इनमें 3 ऐसे देश भी हैं जो जल एवं स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं। ये 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से आते हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान, ये
5 ऐसे देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। ये 5 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। यानी कि भारत और श्रीलंका जो है किस खाड़ी के द्वारा अलग किए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है और पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। 4096 के आसपास किलोमीटर की है ये आपकी स्थल सीमा और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ में। अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा साझा करता है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है आपका त्रिपुरा। पूर्व में आपका है ये त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका और दूसरा है इंडोनेशिया। यानी कि अगर पूछे कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश का नाम बताइए, तो वो होगा आपका 1 नंबर पे श्रीलंका और दूसरा जो देश होगा वो होगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। यानी कि एक ग्रेट चैनल है जो कि सुमात्रा और ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है आपका बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है आपका पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है आपका नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है आपका श्रीलंका। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य का नाम बताइए, तो वो है आपका लद्दाख। यानी कि लद्दाख जो है एकमात्र केंद्र शासित राज्य है जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा और इसका निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम बताइए, तो वो है आपका रेडक्लिफ रेखा। 15 अगस्त 1947 को इसको निर्धारण किया गया था और सीजे रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। भारत चीन की बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। 27 अप्रैल 1914 को शिमला में इसका निर्धारण किया गया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा और इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या है 16। यानी कि भारत के ऐसे 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसे पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के नाम से भी जाना जाता है। नियंत्रण रेखा का यानी कि एलओसी का निर्धारण कब हुआ था, तो एलओसी का निर्धारण हुआ था आपका 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है अक्साई चीन। यानी कि अक्साई चीन एक ऐसा क्षेत्र है भारत में जो कि चीन अधिकृत क्षेत्र है और यह है आपका लद्दाख में है।
आदम का पुल कहाँ है? आदम का पुल है आपका भारत और श्रीलंका के मध्य में। 3 बीघा कॉरिडोर किनको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। आइए अब कुछ पृथ्वी से संबंधित जानकारी यहाँ पे जानेंगे, हमारी पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? विषुवतीय व्यास से मतलब है कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, तो ये व्यास यानी कि ये इसके और इसके बीच की दूरी जो है आपकी, ये 12,756 किलोमीटर है। तो ये आपका 12,756 किलोमीटर आपका ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास अगर पूछे तो 12,714 किलोमीटर है। तो ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर अगर पूछे तो ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में आपका अंतर हो जाएगा 42 किलोमीटर। आपने देखा कि 12,756 जो है आपका ये विषुवतीय व्यास है और 12,714 ये आपका ध्रुवीय व्यास है। तो इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा आपका? 42 किलोमीटर का। ये इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6,378 किलोमीटर आपकी ये त्रिज्या हो जाएगी। 6,378 किलोमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। इसका डबल कर देंगे तो आपका आ जाएगा विषुवतीय व्यास, यानी कि आपकी ये पृथ्वी है, ये उसका विषुवतीय व्यास है। इसको व्यास को हम 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो ये दोनों प्राप्त होती है, हमें त्रिज्या होती है। तो 6,378 किलोमीटर जो है ये है आपकी त्रिज्या, और इसको दोगुना कर देंगे तो हमें विषुवतीय व्यास प्राप्त हो जाएगा, जो कि है आपका 12,756 किलोमीटर। इसी के साथ आपका ध्रुवीय व्यास जो होता है, यहाँ पे इसकी लंबाई है 12,714 किलोमीटर, और इसका आधा कर देंगे हम तो हमें प्राप्त हो जाएगा इसकी त्रिज्या। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम ये आपका है पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ द अर्थ। ये इम्पॉर्टेंट है। 5.972 × 10⁻24 kg ये आपका है पृथ्वी का द्रव्यमान। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी इराटोस्थनीज ने, यानी कि इराटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या की माप की थी। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये आपका पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ये पश्चिम है आपका, वेस्ट ईस्ट। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर आपकी मूव करती है, यानी कि गति करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन या परिभ्रमण। दिन रात होता है घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। परिक्रमण और घूर्णन में एक अंतर होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहते हैं। यानी कि अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं, और जो पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण बोलते हैं, और उस परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बसंत ऋतु का मौसम, पतझड़ का, ये सब जो होते हैं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होते हैं। लेकिन पृथ्वी जो अपने ही अक्ष पे घूमती रहती है उसको कहते हैं घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटा 56 मिनट में लगभग, या कहते हैं ना कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है।
तो 24 घंटे नहीं होता है, वो लगभग 23 घंटा 56 मिनट, यानी कि 24 घंटे में 4 मिनट कम रहते हैं। 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी परत है, ऊपरी परत है, उसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा पूछी जाए तो 46.80% ऑक्सीजन पाई जाती है। सिलिकॉन लगभग 27.72% पाई जाती है और एल्यूमिनियम लगभग 8.13% पाई जाती है। पृथ्वी गोल है ऐसा किसने कहा था? पाइथागोरस साहब ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल मैग्मा के रूप में है। मैग्मा मतलब एकदम पिघला हुआ तरल पदार्थ में है। पृथ्वी का सबसे नीचे का भाग द्रवीभूत शैल जिसे कहते हैं, यानी कि ऐसी शैलें जो तरल रूप में है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है, तो इन दोनों के बीच में जो सबसे अधिक दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। और इसका कारण क्या होता है? अपसौर के दरमियान पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी सबसे ज़्यादा होती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है। आपको एक बात बताऊं, 3 और 4, 3 4 से कम है तो 3 तारीख को न्यूनतम दूरी होती है। 4 3 से बड़ा है तो 4 तारीख को मैक्सिमम दूरी होती है। लेकिन इसमें आपको मंथ याद रखना पड़ेगा कि 4 जुलाई को है, 3 जनवरी को है। 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। और जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है वो अपसौर के दरमियान होती है और न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है आपकी उपसौर के दरमियान। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो उपसौर और अपसौरिक को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है एप्साइड रेखा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का 1/81 होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी होती है सियाल, सीमा एवं क्रोड से। सियाल, सीमा एवं क्रोड आपका ये हो गया एसएससी। इन 3 चीज़ों से आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी होती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है क्रोड, यानी कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी की परतें हैं तो सबसे भीतरी परत जो होगी वो होगी आपकी क्रोड। और क्रोड किन से बनी होती है? आयरन और निकिल से मिलकर के बनी होती है। तो क्रोड बना होता है लोहा तथा निकिल से मिलके। सियाल बना होता है सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से। सीमा बना होता है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। तो इसकी देखिए क्रोड बना होता है आपका लोहा तथा निकिल से। सियाल, Cl, Fi से हो गया सिलिकॉन, Al से हो गया एल्यूमिनियम, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर आपकी सियाल परत बनी होती है। वहीं पे आपकी सीमा Fi से हो गया आपका सिलिकॉन, M से हो गया मैग्नीशियम। तो सीमा परत जो है आपकी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। सियाल परत आपकी सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। क्रोड आपका लोहा तथा निकिल से मिलकर बना होता है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है। बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्टेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है नॉर्थ हेमीस्फीयर, और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमीस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर सबसे बड़ा दिन पूछे तो 21 जून को और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। वहीं पर अगर सबसे छोटे दिन की बात की जाए तो ये पलट जाएंगे। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ये सबसे छोटे दिन की बात हो रही है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। और दिन और रात बराबर कब होते हैं? 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। चंद्र का ग्रहण कब होता है? यानी कि चंद्र ग्रहण कब हो जाता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ये आपका चंद्रमा है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो इसको बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण। यानी कि अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्रमा का ग्रहण लग जाता है। यानी कि ये आपका चंद्र ग्रहण हो गया एक प्रकार समझिए। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये आपका है सूर्य, ये है आपकी पृथ्वी और ये है आपका चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो ये सूर्य ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो ये हो जाता है आपका चंद्र ग्रहण। इनके पीछे कारण भी है, लेकिन अभी हम स्पीडी कवर कर रहे हैं, इसके लिए फिर क्वेश्चन आंसर टाइप में ही जा रहे हैं, वन लाइनर में। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखता है? अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा को देखना चाहें तो चंद्रमा का 57% भाग आप चंद्रमा का पृथ्वी से देख सकते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। अश्व अक्षांश किससे संबंधित है? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। यानी कि दो देशांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। अक्षांश और देशांतर क्या होता है? पृथ्वी पे जो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन्स है इनको हम अक्षांश बोलते हैं, और पृथ्वी पर जो इस तरह वर्टिकल लाइन्स होती हैं उनको हम देशांतर बोलते हैं। आइए अब कुछ अपने सौर मंडल से संबंधित जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस साहब ने सौर मंडल की खोज की थी।
सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यम जो है यानी प्लूटो जो है अब वो 12 ग्रह हो गया है, अब उसको ग्रहों की उसमें नहीं रखा जाता है श्रेणी में। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक हैं केपलर साहब, यानी कि सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। ग्रहों के गति नियम के प्रतिपादक हैं केपलर साहब। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति, यानी कि 8 हमारे जो ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे भारी ग्रह भी आपका बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपका शनि। सबसे छोटा ग्रह है बुध, जिसको अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है आपका सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य खुद एक तारा है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है वरुण, यानी कि ऐसा ग्रह जो सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित है। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है आपका शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है आपका वरुण नेपच्यून। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है आपका शनि। शनि के कितने उपग्रह हैं? 82। बिना उपग्रह वाला ग्रह है बुध एवं शुक्र, यानी कि 8 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। तो बुध एवं शुक्र ये ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। लाल ग्रह को मंगल कहा जाता है, हरे ग्रह को वरुण, यानी कि मंगल ग्रह जो है उसको लाल ग्रह भी कहा जाता है और वरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि वरुण सबसे ठंडा ग्रह भी है। पीला तथा नीला ग्रह। पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है और नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में यूरेनस बोलते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है आपका अरुण। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है आपका शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, यानी कि बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। गैनीमेड आपका ये बृहस्पति का उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। फोबोस एवं डिमोस ये किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। स्पष्ट वलय यानी कि रिंग युक्त ग्रह है शनि, जिसमें 9 रिंग्स हैं। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता का नाम है गैलीलियो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का संगठक हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत का नाम है किरीट, यानी कि कोरोना, जो आजकल खूब फैला हुआ है। सूर्य का दीप्तिमान सतह कौन सा है? प्रकाश मंडल, यानी कि सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है उसको प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, यानी कि डॉग स्टार भी इसको बोलते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र और अरुण। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो शुक्र ग्रह और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष, यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है उसके प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लगता है।
सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है तथा 1.3 सेकंड का। यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, जिसकी खोज पियाजी ने किया था। सेरेस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटा। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है और 27 दिन 8 घंटा में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमा में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे लगभग। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लूटो है, सेरेस, एरिस, ये 3 है जिन्हें बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्लूटो, सेरेस और एरिस। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा है 2006 में। यानी कि 2006 से पहले प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था और प्लूटो को मिलाकर के तब 9 ग्रह होते थे, लेकिन 2006 के बाद में इसको बौने ग्रह के रूप में रख दिया गया है और तब से ये बौना ग्रह है और अब कुल मिला के 8 ग्रह हैं। ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। यानी कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और हीलियम उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसॉन। हब्बल का नियम संबंधित है खगोलिकी से। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लैमेंडर ने 1966 में। यानी कि लगातार ब्रह्मांड में जो प्रसार की घटना है उसको बिग बैंग कहा जाता है और बिग बैंग का सिद्धांत दिया था बेल्जियम के जॉर्ज लैमेंडर ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव तारा या सुपरनोवा को विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? तो यूनिवर्स की एज लगभग 13.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी। यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, यह किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था, जिन्होंने ये पोलैंड के रहने वाले हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था टॉलमी ने, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला, पृथ्वी से आकाश दिखता है नीला। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। यानी कि तारे का जो रंग है वो किसका सूचक है? उसके प्रकाश का, उसके ताप का सूचक है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है।
यानी कि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस जिसमें 94 तारे हैं, और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा जिसमें 68 तारे हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी, और गैलेक्सी का व्यास है 10⁵ प्रकाश वर्ष। आकाश गंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाश गंगा की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी, यानी कि एंड्रोमेडा भी इसको बोलते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है एक खगोलीय एकक। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है दुग्ध मेखला आकाश गंगा में है। दुग्ध मेखला है एक मंदाकिनी। मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। धूल और गैसों के बादल को नेबुला कहते हैं, जिसको निहारिका भी कहा जाता है। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है। अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में, यानी कि 2062 में हेली धूमकेतु फिर से दिखाई देगा, और 1986 में पहले दिखा था। अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत में अंतरिक्ष से संबंधित जो भी प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं जिनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।